हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा काइनेमेटिक्स 1 का तो पहले वो देखो, फिर आप ये देखना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स 1 के कुछ वेरिएबल्स के बारे में। डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के वेरिएबल जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास काइनेमेटिक्स वेरिएबल है वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए जो कि इस काइनेमेटिक्स में यूज करते हैं। तो चलो पहले वो करते हैं। हमारे पास जो बेसिक टर्म्स है उसके अंदर आता है रेस्ट, मोशन, ट्रेजेक्टरी और पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इनके बारे में हम पहले धीरे धीरे समझते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम सबसे पहले रेस्ट को समझेंगे कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बॉय है जो कि पॉइंट ए पे खड़ा है और इसके कोऑर्डिनेट फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड है, ठीक है। रेस्ट का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलता नहीं है तो उसको हम रेस्ट कहते हैं। अगर यही चीज मैं साइंटिफिक वे में समझाना चाहता हूं तो वो चीज कैसी होगी उसको आप समझे। जैसे ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड। अगर टाइम के साथ ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर टाइम के साथ ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होते तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ये चीज आपको समझ में आई। रेस्ट का मतलब क्या होगा। हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है मोशन। मोशन एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है 1D जो कि या तो एक्स पे होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स पे ले चलता हूँ, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे गया तो इसे क्या कहेंगे 1D मोशन, ठीक है। दूसरा होता है 2D। 2D का मतलब होता है एक्स भी इन्वॉल्व होगा और वाई भी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तीनों डायमेंशन में से किसी भी 2 डायमेंशन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। इसके बाद आता है 3D। 3D में क्या होता है, आपके पास तीनों एक्सिस होते हैं। दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। ये 90 डिग्री पे होता है, ये भी 90 डिग्री पे होता है और ये इसके साथ भी 90 डिग्री पे होता है। तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होता है। यहाँ पे तीनों 90 डिग्री पे होते हैं। अगर आपको इसका एग्जांपल समझना है तो आपको अपने रूम का जो कॉर्नर होता है ना उसको आप देखना। एक लाइन ऐसे गई होगी, एक लाइन ऐसे गई होगी, एक लाइन ऐसे गई होगी। जो दीवार होता है, कॉर्नर होता है रूम का, उसको अगर आप देखते हो तो वहां पे 3 एक्सिस हमारे बनते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है अगर इसके कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं तो उससे हम क्या कहेंगे मोशन। यहाँ पे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट इस कोऑर्डिनेट के पास है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट बी है। आप सभी को पता होगा कि मोशन का मतलब क्या होता है, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए हमको ऐसे समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे प्लीज ध्यान दें थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाता है तो क्या ये मोशन हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। आपको दिखा कि नहीं? देखो ये ऑब्जेक्ट कहाँ था, ए पे था, अब ये कहाँ पे आ गया, बी पे हुआ। तो मोशन हो रहा है ना जी। जब मोशन हो रहा है तो यहाँ पे एक और चीज हो रही है। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि क्या ये मोशन हो रहा है, ऐसे हिला रहा हूं, तो आप बोलोगे हाँ। लेकिन साइंटिफिक वे में इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसके पास कोऑर्डिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट है तो अब इसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए कि नहीं हुए। ये पहले ए पे था, अब बी पे आया कि नहीं आया। तो जब कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन में चेंज आता है तो उस चीज को मोशन कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई होगी। हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है ट्रेजेक्टरी। यहाँ पे आपने देखा कि ये बॉय जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो मोशन हो रहा है, ठीक है। ये जब पॉइंट ए से बी पे जाएगा तो ये अपने पीछे एक पाथ ट्रेस कर देगा। मींस एक ऐसा पाथ जिस पाथ से वो पॉइंट ए से बी पे गया। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये एक पाथ है, ये कहां से कहां तक गया, पॉइंट ए से बी तक गया, ठीक है ना। यही ना हो रहा है। ये पॉइंट ए पे खड़ा है, पॉइंट ए से बी पे जा रहा है। वापस देखो पॉइंट ए पे है, ये बी पे जा रहा है। तो जब ये पॉइंट ए से बी पे जा रहा है तो ये एक पाथ फॉलो कर रहा है, अपने पीछे एक पाथ को फॉलो कर रहा है। मतलब ये इसी पाथ पे बी तक जा रहा है। तो इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी। पाथ फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। समझ में आया ये चीज, ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है उसे कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, अगर ये यहाँ से चल के यहाँ तक आया है, कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस कवर किया, मान लो डी डिस्टेंस इसने कवर किया है, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो डिस्टेंस इसके साइज से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो इसके ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। जब भी ऐसा केस आता है आपको दिखता है कि नहीं भाई इसका साइज जो है छोटा है इससे, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस ऑब्जेक्ट का साइज अगर इसके डिस्टेंस से बहुत ही छोटा होगा तो हम क्या कहेंगे इसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और आपको ये पॉइंट जैसा कैमरा में दिखाई भी दे रहा होगा, देख सकते हो आप, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, प्लीज आप लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। आप सभी ने जूनियर क्लास में स्टडी किया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ए पे है, ठीक है।
पॉइंट ए से ये कहाँ गया है, पॉइंट बी पे जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, पॉइंट बी पे। ये क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, ठीक है। ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। मैं आपसे पूछता हूं कि पॉइंट ए से बी में आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो स्मॉल डी। आंसर क्या होगा, स्मॉल डी, ठीक है। वापस इस चीज को मैं समझाता हूं कि अगर ये बॉय पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया और मैं आपसे पूछता हूं कि ए से बी पे आने में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसका आंसर होगा स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल डी इसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से बी में आने में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो इसका आंसर क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा और डिस्टेंस भी यही होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या, उस चीज को समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब हो गया है कि ए से बी में ये जो मतलब कवर किया है वो यही वैल्यू है डी। लेकिन अब हमें अगर कोई पूछता है कि भैया इसका डायरेक्शन क्या है, इसने ए से बी पे तो गया है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, इसकी डायरेक्शन क्या थी जब ये पॉइंट ए से बी तक गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, तो वो चीज तो स्पीड में आएगी नहीं, है ना। डिस्टेंस क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन भी शो करता है। डिस्टेंस हमें डायरेक्शन नहीं दे रहा था, इसलिए हमारे बीच एक नया टर्म आया जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या करता है, सब कुछ सेम है, देखो मैग्नीट्यूड इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन ये क्या करता है, डायरेक्शन को ऐड करता है। और जब डायरेक्शन आती है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। क्या कहते हैं, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज भी भाई क्लियर हो गई, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन ऐड करोगे तो वेक्टर ही होता है ना। वेक्टर ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको डायरेक्शन शो करता है। आई कैप, जे कैप, के कैप, कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ही शो करता है, ठीक है। और अगर वेक्टर है तो क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। ये तीनों चीज क्या है, पॉसिबल है वेक्टर में। तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई होगी कि डिस्टेंस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा तो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। यहां तक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ये जो एग्जांपल है, अगर मैं इसके अंदर पूछता हूं कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो वो क्या कहोगे आप, स्मॉल डी। और अगर मैं आपसे पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसको भी स्मॉल डी लिखोगे, लेकिन स्मॉल डी टुवर्ड्स ईस्ट। ये चीज यहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा मतलब डिस्टेंस के अंदर अगर आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो उससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है एग्जांपल्स की, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सिंपली डिस्टेंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर इसके अंदर आपने डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डायरेक्शन शो कर रहा है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट। और एक और चीज आपने सीखा था कि शॉर्टकट होता है, अगर दो पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको भी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम एग्जांपल पे देखेंगे अभी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशन है, उसको आप समझो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो पॉइंट ए पे एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे पॉइंट बी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या किया, सीधा गया, फिर ये डाउनवर्ड गया तो पॉइंट बी पे पहुंचा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वही अगर डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी का ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा है इस केस में। और ऐसा कौन सा केस है जिसमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में गया है ऐसे, तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सेकंड वाले केस में होगा और ये फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों केस क्या होगा, इसके अंदर वैलिड होगा। तो ये चीज आपको याद रहेगी हमेशा कि डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के अंदर अगर चेंज आता है तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दो पॉइंट्स ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं। इनका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कुछ इस तरीके से, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट क्या है आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस से 2 पे है, वाई एक्सिस से भी 2 पे है, तो 2,2 क्या होगा, पॉइंट होगा। ये क्या होगा, ये होगा एक्स एक्सिस से 4 है और वाई एक्सिस से 2 है, तो 4,2 होगा। यहां पे आप मान लो कि ये पोजीशन वेक्टर r1 है, ये पोजीशन वेक्टर r2 है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डेल्टा r जब आप लिखोगे तो वो क्या होगा, r2 माइनस r1। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखना होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी पॉइंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो पोजीशन है इसका r कैप वेक्टर हुआ पोजीशन वेक्टर, इसको आपको किस तरीके से लिखना है वो बताता हूं। ये जो x है इसको लिखते हैं i कैप, क्योंकि 1 है तो 1 इंटू आई कैप होगा, ठीक है,
प्लस 2 इंटू जे कैप, क्योंकि y है तो 2 इंटू जे कैप क्या होगा 2 जे कैप। तो ये क्या आ गया इसका पोजीशन वेक्टर। यही रूल यूज करके हम इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल के यहाँ पे रखने वाले हैं। तो देखो आप किस तरीके से रखना है। यहाँ पे जो हमारे पास R2 वेक्टर है वो है 4,2, तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है वो देखो आप 4i कैप प्लस 2 जे कैप इसको लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे जो हमारे पास R1 पोजीशन वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट 2,2 है, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे 2i कैप लिख सकते हो प्लस 2 जे कैप। देखो मैं सिर्फ i कैप जे कैप निकाल रहा हूँ, ये क्या होता है यूनिट वेक्टर होते हैं। i कैप जे कैप के कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर, इनका मॉड्यूलस क्या होता है 1, i कैप जे कैप के कैप का मॉड्यूलस 1 होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको मैं लिख सकता हूं 4i कैप प्लस 2 जे कैप, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस 2i कैप माइनस 2 जे कैप। यहां पे आप देखो 4i कैप माइनस 2i कैप क्या होगा 2i कैप, लिख सकता हूं इसको, ठीक है लिख दिया। 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ गया है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वो आ गया 2i कैप। यहां पे हमारे पास चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है 2i कैप। तो इस चीज को समझने के लिए आपको यहां पे ग्राफ पे देखना होगा कि जो हमारे पास ये दो पॉइंट है इनके बीच का जो ये वेक्टर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन है इसका, इसी को हम कहते हैं डेल्टा आर कैप। चेंज इन पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो, इसी को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्राफ की कहानी। तो ग्राफ की कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 3 मीटर है, जिसकी हाइट 4 मीटर है और जिसका हाइपोटेनियस 5 मीटर है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है और अब मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या कहोगे 5 मीटर। क्यों? शॉर्टेज डिस्टेंस। ये कहानी आपको आंखों से दिख रही है, लेकिन जो ग्राफ में कहानी थी इसको तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वेक्टर आएगा। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये चीज क्लियर होगी आपको। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी को, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, इट हैज आल्सो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इसलिए वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इस वेलोसिटी का मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो उसे हम क्या कहते हैं स्पीड। यहां पे जो आप ये साइन देख रहे हो ना मॉड्यूलस, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है। तो जैसे ही आप ये वाला साइन ऐड करते हो ना किसी भी सिंबल में, तो डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है, डायरेक्शन को क्या करता है ये खत्म कर देता है। आपके पास क्या रहेगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी का मॉड्यूलस मैं निकाल रहा हूँ या फिर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो उसे स्पीड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड की वैल्यू हमने क्या निकाली थी v वेक्टर का मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड। तो इस चीज को मैं स्पीड के जगह पे रख सकता हूं ना, देखो ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हो स्पीड, इसको मैं क्या कर रहा हूं इसके जगह पे इसकी वैल्यू रख रहा हूं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा देखो v कैप, और अगर स्मॉल टाइम इंटरवल में हो रहा है तो dt ले सकता हूं इसको। ठीक है, तो जब स्मॉल टाइम इंटरवल में हो रहा है तो इसका क्या करेंगे हम स्मॉल टाइम इंटरवल को जोड़ेंगे और एक फाइनली आंसर निकालेंगे, तो क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने क्या किया यहाँ पे कि स्पीड की जो वैल्यू थी v वेक्टर का मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड को उठा के स्पीड के जगह पे रख दिया। यहाँ पे मैंने टाइम को छोटा इंटरवल ऑफ टाइम लिया इसलिए dt लिख दिया। अब dt आ गया तो इंटीग्रेशन भी होगा, क्यों? क्योंकि छोटा टाइम को जोड़ जोड़ के हम लोग एक फाइनल आंसर निकालेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन हो गया। अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा इस फॉर्मूले से तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, उसके बाद आप इस फॉर्मूले में रखोगे और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो वेलोसिटी वेक्टर का dt के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो किस तरीके से निकालना है, फॉर एग्जांपल v हमारा मैग्नीट्यूड है तो किस तरीके से निकालना है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी वेक्टर का तो कुछ इस तरीके से निकालोगे, अंडर रूट, ये चीज आपने सीखी होगी, अंडर रूट vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर vz का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को स्पीड मिल जाएगी, वेलोसिटी को चेंज कर देंगे हम लोग स्पीड में, और यहाँ पे आपको वेक्टर की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने आपको सिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं इसको और अच्छे से समझा के वापस एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरीके से कवर किया। आने वाले अगले वीडियो में हम कवर करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लेकिन इससे पहले इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आप देख सकते हो। पॉइंट ए से एरोप्लेन उड़ के पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी से उड़ के पॉइंट सी पे गया, पॉइंट सी से उड़ के पॉइंट डी पे गया और फाइनली डी पे ये एरोप्लेन रुक चुका है। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि पॉइंट ए से एरोप्लेन उड़ के पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी से उड़ के पॉइंट सी पे गया और पॉइंट सी से उड़ के फाइनली पॉइंट डी पे ये स्टॉप हो गया। तो अब मुझे आप बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा है कि क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली आप निकाल सकते हो इसका,
मुझे मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट डी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एडी। एडी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 50 मीटर है, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक 40 मीटर है और पॉइंट सी से पॉइंट डी तक 20 मीटर है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच के पॉइंट डी को मैच कर दिया जो कि पॉइंट बीसी से क्या है, पैरेलल है, और इसको मैंने क्या लिख दिया, ई पॉइंट। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि बीसी का लेंथ अपने पास है, तो जो बीसी का लेंथ होगा वो भी हमारे पास ईडी का लेंथ होगा क्योंकि ये पैरेलल है। तो जो हमारे पास ईडी का लेंथ होगा वो क्या होगा, 40 मीटर लिख सकता हूं इजीली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे एडी निकालना है, हमारे पास ईडी आ गया, और अगर हम ईए निकालेंगे तो पाइथागोरस यूज करके हम एडी को निकाल सकते हैं। लेकिन ईए को कैसे निकाले, ठीक है, देखो वो कैसे निकालेंगे। ये पूरा क्या है, 50 मीटर है, और ये कितना है, 20 मीटर है। 50 मीटर में से 20 मीटर माइनस करोगे तो जो भी लेंथ हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ईए। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास है बीए है, क्या है, बीए, और ये क्या है, सीडी है। अपने को ये लेंथ चाहिए, तो इसमें से ये वाली चीज जो है 20 मीटर निकाल दोगे तो जो हमारे पास ये लेंथ आएगी वो हमारी ईए होगी जो हमें चाहिए। तो 50 में से 20 निकालते हो तो क्या बचता है, 30 मीटर। तो अब हमारे पास ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस 40 मीटर है और इसकी हाइट 30 मीटर है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे इसका। तो यहाँ पे क्या करोगे, पाइथागोरस का यूज करोगे। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या हम करेंगे कि ईडी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ईए का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ईडी का स्क्वायर मतलब कितना, 40 का स्क्वायर कर दूं, ओके, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, मालूम है तुम्हें। यहाँ पर अगर आप 40 का स्क्वायर करते तो 1600 आएगा, और अगर आप 30 का स्क्वायर करते तो 900 आएगा। एडी स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते तो 2500 आएगा, और एडी का स्क्वायर करोगे वापस तो इसको 50 इंटू 50 लिख सकते हैं। क्यों, देखो 5 इंटू 5 25 और 2 जीरो है तो लगा दो, तो ये चीज सही है। ठीक है, और एडी का स्क्वायर जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। तो मैं पहले इसको थोड़ा बेसिक से लिखता हूँ, 50 का स्क्वायर लिख दूं। जो ये स्क्वायर था जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बनता है, पावर हाफ बनता है, उसको रूट कहते हैं। जब भी आपको पावर में हाफ दिखे उसको आप रूट लिख सकते हो। ठीक है, और पावर में अगर 1/3 दिखे तो क्यूब रूट लिख सकते हो। क्यूब रूट का मतलब यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1/2 और ऊपर क्या 2, ये पावर की बात हो रही है, तो पावर इंटू पावर अगर 1/2 इंटू 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 50 मीटर। तो एडी क्या आ गया हमारा 50 मीटर। क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ने जो पाथ को ट्रेस किया है, जो पाथ को कवर किया वो पाथ को हम कहेंगे डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ए से बी गया तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए बी लिख दिया मैंने, ए बी प्लस बी सी, ये बी सी हो गया ऊपर वाला, और ये सी डी क्या हो गया, सी डी। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 110 मीटर। डिस्टेंस क्या आ गया 110 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 50 मीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको और अच्छे से समझ में आया होगा इस क्वेश्चन से। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर ये कहना चाहता है कि एक सर्कल गिवन है और कुछ इस तरीके से 30 डिग्री पे इसको डिवाइड किया गया है। जब हम इसको 30 डिग्री पे डिवाइड करेंगे तो इसके सर्कमफेरेंस का लेंथ कितना होगा, ये पूछना चाहता है इस क्वेश्चन में। आपको समझ आया, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं कि एक सर्कल गिवन है और उसको 30 डिग्री पे डिवाइड किया है 30 डिग्री पे। तो जब इसको 30 डिग्री पे डिवाइड करेंगे इस सेक्शन को तो इसका जो सर्कमफेरेंस आएगा उसका लेंथ कितना आएगा, अगर रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर। आप सभी को मैं बता दूं कि 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा θ/360 इंटू 2 पाई आर से हम क्या निकालते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं अगर थीटा गिवन है। तो ये तो हमने 10th में सीखा था, याद किया था, अभी याद थोड़ी ना होगा आप सभी को। इसलिए मैं आप सभी को बेसिक से सिखाऊंगा कि इस चीज को कैसे और कहां से निकाला जा सकता है। यहाँ पे आप सब देखो कि 360 डिग्री में जो हमारे पास सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई इंटू आर होता है ना। 360 डिग्री में सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर। यहाँ पे जो 30 डिग्री है इसको आप घुमा के 360 पे लाओगे तो इसका सर्कमफेरेंस इंक्रीज होकर 2 पाई आर हो जाएगा टोटल सर्कमफेरेंस। ये रिलेशन है सर्कल का कि 360 डिग्री में 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का लेंथ होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 डिग्री। मैंने क्या किया, 360 डिग्री को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 1 डिग्री में 2 पाई आर 360 डिग्री सर्कमफेरेंस होगा। सच दैट अगर हमें 30 डिग्री में निकालना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है तो क्या करोगे, 30 डिग्री से इंटू करते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर क्या आएगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 टाइम्स में तो क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 12
इसको काटोगे, दिस इज 6, r क्या है 1 मीटर, उसको रख दो तो पाई इंटू 1 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू पाई बाई 6 मीटर। ये क्या गया हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो ये है कि 360 डिग्री में 2 पाई r सर्कमफेरेंस का लेंथ होता है। वहीं से हमने स्टार्ट करके यहाँ तक हमने आंसर निकाला है कि सर्कमफेरेंस की अगर 30 डिग्री गिवन है तो सर्कमफेरेंस का लेंथ कितना होगा वो हमने निकाला है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा याद रखना कि बेसिक से हमको हर एक चीज को खींचना है जहां तक आंसर आ जाए। ये जो चीज आप देख रहे हो थीटा बाई 3 16 to 2 पाई r, ये हमने 10th में सेक्टर फार्मूला सेक्शन का वो सारी चीजें निकाली थी तो वहां पे याद करी थी। तो वो चीज वहां पे सिर्फ और सिर्फ याद करी थी, किसी ने समझाया नहीं था बेसिक कहां से आता है। लेकिन अब आप सीनियर क्लासेस में आ गए हो, जेई मेंस का एग्जाम दोगे, जेई एडवांस का एग्जाम दोगे, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे चीजें चलती है। वो आपको हेल्प करती है। बेसिक अगर कंसेप्ट क्वेश्चन में लगते हैं तो बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि आप बेसिक से सारी चीजों को समझो। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री पे हमारा सर्कमफेरेंस का लेंथ है वो क्या आएगा पाई बाई 6 मीटर। तो ये चीज क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।